नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। और आइए चर्चा करते हैं अपने संभव बैच की अगली सीरीज जो फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी है, एमएसएमई से जुड़ी है। फूड प्रोसेसिंग एक बड़ा उभरता हुआ क्षेत्र है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अंतर्निहित संभावनाएं बहुत बड़ी है। संभावनाएं हैं किसान के हाथ को मजबूत करने की। यह फूड प्रोसेसिंग वो क्षेत्र है जिसको अगर विकसित कर लिया जाए तो एक साथ किसान की आय बढ़ाई जा सकती है, ग्रामीण गरीबी कम किया जा सकता है, ग्रामीण बेरोजगारी कम किया जा सकता है, गांव से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोका जा सकता है। यानी कहिए तो खाद्य प्रसंस्करण कई मर्ज का एक इलाज है। साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण अगर बृहत रूप से देखा जाए तो एमएसएमई से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम चर्चा अलग से एमएसएमई के बारे में भी करेंगे। तो बात करते हैं क्या है फूड प्रोसेसिंग। क्या है फूड प्रोसेसिंग? सीधी बात, सीधी शुरुआत कि फूड प्रोसेसिंग क्या है। क्या है फूड प्रोसेसिंग? देखो, फूड प्रोसेसिंग की अगर सबसे मुकम्मल परिभाषा किया कहा जाए तो एक लाइन में कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों को तुरंत खाने योग्य पदार्थों में तब्दील करना। तुरंत, या यूं कहिए खाद्य पदार्थों को खाने योग्य पदार्थों में तब्दील करना। खाने योग्य पदार्थों में तब्दील करना, तब्दील करना, इसे फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। आप कहोगे खाद्य पदार्थों को खाने योग्य पदार्थों में तब्दील करना मतलब क्या? अरे भैया, गेहूं है, गेहूं नहीं खाते हो, उसको आटा बनाते हैं, आटे का रोटी खाते हैं। तो गेहूं से आटे में तब्दील होना है, यानी गेहूं को आटे में बदलना फूड प्रोसेसिंग है। कॉफी है, कॉफी के बीज होते हैं, बीज को पाउडर में तब्दील करते हैं, तब कॉफी पाउडर बनता है, तब उसको खाते हैं। ये फूड प्रोसेसिंग है। समझ रहे हैं ना बात को? सरसों का तेल निकालना, ये फूड प्रोसेसिंग है। ये तो फूड प्रोसेसिंग के परंपरागत उदाहरण है। कुछ फूड प्रोसेसिंग की अगर नई बात को किया कहा जाए तो कुछ खाद्य पदार्थों को तुरंत खाने योग्य पदार्थों में तब्दील कर देना। पिज्जा बना लेना, बर्गर बना लेना, आंवले को आंवले जूस में तब्दील कर देना, आम को आम के अचार में तब्दील कर देना, गाजर को गाजर के जूस में तब्दील कर देना, मिर्च को मिर्च के अचार में तब्दील कर देना। ये सब फूड प्रोसेसिंग है। मछली को पकड़ के काट पीट करके बढ़िया से उसका पैकिंग कर देना, मीट को बढ़िया से पैकिंग कर देना, ये सब फूड प्रोसेसिंग है। मिल्क से बटर निकालना, दही निकालना, घी बनाना, ये सब फूड प्रोसेसिंग है। यानी हम खाद्य पदार्थों को खाने योग्य पदार्थों में तब्दील कर रहे हैं। अब जो खाद्य पदार्थों को खाने योग्य पदार्थों में तब्दील किया जाता है वो तीन प्रकार से किया जाता है। इसी आधार पर फूड प्रोसेसिंग को भी तीन भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग, प्राथमिक प्रसंस्करण, दूसरे को सेकेंडरी प्रोसेसिंग, द्वितीयक प्रसंस्करण, और तीसरे को टर्सरी प्रोसेसिंग या तृतीयक प्रसंस्करण। यानी ये तीन प्रकार का होता है। पहला प्राथमिक प्रसंस्करण, प्रसंस्करण, दूसरा द्वितीयक प्रसंस्करण, तीसरा तृतीयक प्रसंस्करण। तीन प्रकार के होते हैं। प्राथमिक प्रसंस्करण में क्या होता है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किया जाता है। थोड़ा सा धो पोछ के खा लिया जाता है। जैसे
एप्पल है, एप्पल है, एप्पल है, एप्पल को तोड़िए, साफ सफाई कीजिए, फिर इसकी पैकिंग कर दीजिए। हिमाचल में पैकिंग कर दी एप्पल की, आ गया पूरे हिंदुस्तान के बाजार में। सेब खरीद रहे हैं, खा रहे हैं। नहीं, प्राथमिक प्रसंस्करण। एक होता है द्वितीयक प्रसंस्करण। इसमें पदार्थों में भौतिक रूपांतरण किया जाता है, यानी खाद्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में भौतिक रूपांतरण किया जाता है। क्या किया जाता है? भौतिक रूपांतरण, भौतिक रूपांतरण किया जाता है। गेहूं है, आटा बना लीजिए, गेहूं से आटा बना लीजिए। कॉफी पाउडर से कॉफी के बीज बना लीजिए। ये द्वितीयक प्रसंस्करण। एक होता है तृतीयक प्रसंस्करण। इसमें खाद्य पदार्थों को तुरंत खाने योग्य, मीट है, मीट की पैकिंग कर लीजिए। इसमें क्या है? द्वितीयक में ही, जैसे मान लीजिए मीट है, मीट की पैकिंग कर लीजिए। मीट की पैकिंग काट पीट करके साफ सुफ कर करके जो लोग मीट खाते हैं वो पैकिंग हो जाती है। शहरों में दुकानों पर पैकेट मीट बिकते हैं, जो लोग खाने वाले हैं वो खरीद खरीद के खाते हैं। वैसे ही है तृतीयक प्रसंस्करण। तृतीयक में क्या है कि ये खाद्य पदार्थ है, ये फूड है, ये फूड है, इसे तुरंत खाने योग्य बनाया जाता है। तुरंत खाने योग्य, तुरंत खाने योग्य, तुरंत खाने योग्य बनाया जाए। जैसे जूस है, अचार है, मुरब्बा है, ये सब क्या है? तुरंत खाने योग्य। ये तो एक थोड़ी सी परिभाषा, थोड़ा सा परिचय। हम आइए आते हैं अपनी इकोनॉमी में, कि सबसे पहली बात तो यही कहते हैं कि आखिर इस फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकारें क्या क्या पहल कर रही हैं। तो फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए जो सबसे बड़ी पहल आई, सबसे महत्वपूर्ण पहल है, बड़ी तो कई आ चुकी हैं, जो पहली सबसे महत्वपूर्ण पहल थी वो 2006 में लाई गई थी। दरअसल बात यह हुआ कि फूड प्रोसेसिंग की गुणवत्ता पर कोई विस्तृत कानून अपने यहां नहीं था। तो जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा, जैसे जैसे बाजार बढ़ा, प्रोसेस्ड फूड की मांग बढ़ी, तो बाजार में खाद्य पदार्थों में बड़ी मिलावट आने लगी, बड़ा नकलीपन आने लगा, और कोई कानून नहीं था जो इन मिलावटखोरों पर, इन नकली खाद्य पदार्थों को, हानिकारक खाद्य पदार्थों को बेचने वालों पर नकेल कस सके। इसलिए 2006 में एक एक्ट लाया गया। इस एक्ट को कहते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। हिंदी में कहते हैं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 लाया गया। ये लाया गया। इस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 से बात कही गई कि फूड मटेरियल की क्वालिटी को कंट्रोल करने वाले जितने विभाग हैं सबको हटा करके एक विभाग बनाया जाएगा जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करेगा कि कहीं ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो नहीं है। और इसीलिए 2008 में आकर के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसे FSSAI कहते हैं। इसकी स्थापना हुई 2008 में। आप लोग कभी कोई अचार, जूस, मुरब्बा, धनिया, मिर्चा, मसाला कोई भी खरीदिएगा तो उसके पैकेट पर देखिएगा वो FSSAI से प्रमाणित है। अगर वो FSSAI से प्रमाणित है तो स्वास्थ्य के लिए वो ठीक ठाक पैरामीटर को फॉलो कर रही है। किसी भी खाद्य पदार्थ को भारतीय बाजारों में बेचने से पहले FSSAI का प्रमाणन लेना अनिवार्य है। ये काम किया गया। उसके बाद एक बात उठी, भारत सरकार ने तय किया
कि हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में थोड़ा इंफ्रा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? इंफ्रा का निर्माण करते हैं। और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इंफ्रा का निर्माण करने के लिए एक भारत सरकार एक पहल लेकर के आई जिसे कहा गया मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क, फूड पार्क। तो एक पहल आई मेगा फूड पार्क की। भारत सरकार ने कहा हम मेगा फूड पार्क बनाएंगे। ठीक, यह हुआ भाई, क्या किया जाएगा इस मेगा फूड पार्क में? तो मेगा फूड पार्क में कहा गया कि मेगा फूड पार्क एक ऐसी जगह होगी जहां खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी सारी की सारी अवसंरचना एक जगह होगी। कुछ ऐसा होगा, सरकार कह रही है कि हम जमीन लेंगे, ऐसे एक्वायर करेंगे, ठीक, ऐसे एक्वायर करेंगे, ठीक, और ये होगा हमारा मेगा फूड पार्क। यहां एक ऑफिस बना देंगे, ठीक, ये मेगा फूड पार्क का एक ऑफिस होगा, ये मेगा फूड पार्क का ऑफिस होगा, मेगा फूड पार्क का ऑफिस होगा, एक ऑफिस होगा, एक ऑफिस यहां बनाएंगे, दूसरा ऑफिस कहां बनाएंगे? यहां बनाएंगे, एक ऑफिस ये हो जाएगा। भीतर सारी अवसंरचना बनाएंगे, इसको सड़क से जोड़ेंगे, इसमें पानी की सुविधा लाएंगे, इसमें सीवेज सिस्टम लाएंगे, यहां बिल्डिंग तैयार करेंगे, सब कुछ करेंगे। और फिर प्राइवेट सेक्टर से कहेंगे कि खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी हुई यूनिट यहां आए और लगाए, आपका स्वागत है। यानी प्राइवेट सेक्टर आकर के यहां यूनिट की स्थापना करेगा। कोई आ गया, ये अचार बना रहा है, कोई आ गया यहां जूस बना रहा है, ठीक, ये यूनिट लगा दिया। कोई आ गया, ठीक, खाद्य तेल बना रहा है, सरसों लेकर के तेल निकाल रहा है। ऐसे प्राइवेट सेक्टर आकर के यूनिट बनाएगा, ठीक, यूनिट बनाएगा। यानी यूनिट कौन बनाएगा? यह प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट होगा, यह प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाया जाएगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है, मेगा फूड पार्क का कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि ये है हमारा किसान। कोई सब्जी उगा रहा है, कोई अनाज उगा रहा है, कोई फल उगा रहा है, किसान है। ये मेगा फूड पार्क का जो ऑफिस होगा, इसको किसान अपना उत्पाद बेचेगा। यानी किसान किसको सेल करेगा? इस ऑफिस को, ठीक, समझ में आ गई बात? यह ऑफिस जिस यूनिट को जो चीज, किसी को गाजर की जरूरत है तो ले लो, मिर्च की जरूरत है तो ले लो, आंवला की जरूरत है तो ले लो, हल्दी की जरूरत है तो ले लो, हल्दी पाउडर बना के बेचो, इनको दे देगा। फिर ये लोग अपना जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, अपने सारे प्रोडक्ट इस ऑफिस को देंगे। प्रोडक्ट हो गया, और इस ऑफिस से ये व्यापारियों को सेल कर दिया जाएगा। ये होंगे व्यापारी, ठीक, इन व्यापारियों को ये क्या किया जाएगा? सेल किया जाएगा। यानी किसान और व्यापारियों के बीच अवसंरचना की एक कड़ी तैयार कर की गई, जिसे कहा गया मेगा फूड पार्क। तकरीबन 42 मेगा फूड पार्क इस देश में काम कर रहे हैं। तो मेगा फूड पार्क पर यह बात हुई। 2008-9 से मेगा फूड पार्क पर काम होना शुरू हुआ। चला, सरकार जो 2014 की नई सरकार आई 2014 में, तो सरकार ने एक वादा किया था 2015 में ही किसानों से, और वादा यह था कि किसानों की आय हम दोगुनी करेंगे। याद कीजिए, 2014 के चुनाव में वादा था सरकार का कि डबल इनकम ऑफ फार्मर, और इस वादा को अमली जामा पहनाने के लिए 2015 में भारत सरकार एक लक्ष्य लेकर के आई कि हम किस किस पर काम करें ताकि किसानों की आय दोगुनी हो जाए, ठीक, फार्मर इनकम डबल हो जाए। नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दी, उसमें नीति आयोग ने कहा कि किसानों की आय डबल करने के लिए ढेर सारे काम हैं, उसमें एक काम जरूर करना होगा, हमें फूड प्रोसेसिंग को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। और नीति आयोग ने कहा कि इस फूड प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाने के लिए
हमें जो सबसे पहला काम करना होगा, हमें फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में पूरे देश में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा, आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना होगा। सरकार मिशन मोड में आए, सरकार मिशन मोड में आए और पूरे देश में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करे। सरकार ने कहा बात तो सही कह रहे हो भाई। इसलिए सरकार 2016 में एक योजना लेकर के आई जिसे कहा गया प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, पीएम किसान संपदा योजना। इसे कहा गया पीएम किसान संपदा योजना, इसे कहा गया पीएम किसान संपदा योजना। ठीक, कहा गया पीएम किसान संपदा योजना। यह 2016 में लेकर के आई। सरकार ने कहा यह 4 साल के लिए ही रहेगी, 2020 में ही खत्म होने वाली थी, लेकिन 2020 में पुनः सरकार ने इसे बढ़ाकर के 2024 कर दिया। आने वाला बजट है, इस बजट में हो सकता है इसके कार्यकाल को और बढ़ाया जाए। ठीक, अब क्या होगा? पीएम संपदा योजना में कहा गया, इसे संपदा योजना भी कहते हैं, कहा गया कि किसान के खेत से लेकर के, यानी खेत से लेकर के और खुदरा दुकान तक, खुदरा दुकान तक, कहां तक? खुदरा दुकान तक, जितने भी इंफ्रा की जरूरत होगी उन सभी इंफ्रा का निर्माण करेंगे। सभी इंफ्रा का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। जितने भी इंफ्रा की जरूरत होगी उन सभी इंफ्रा का निर्माण करेंगे। कहा गया कि जितने इंफ्रा की जरूरत होगी उन सभी इंफ्रा का निर्माण करेंगे। तो लोगों ने कहा क्या क्या बनाएंगे भाई? तो सरकार ने कहा बनाएंगे हम इस इंफ्रा में बनाएंगे मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क, सरकार ने कहा तेजी से मेगा फूड पार्क बनाएंगे। सरकार ने कहा हम बनाएंगे कोल्ड स्टोरेज चैन, यानी ढेर सारे कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। सरकार ने कहा हम बनाएंगे वेयर हाउस, यानी गोदाम। हम बनाएंगे वेयर हाउस यानी गोदाम। सरकार ने कहा कि हम बनाएंगे, ठीक, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए स्किल सेंटर। स्किल सेंटर, ये सारी चीजें हम बनाएंगे। सरकार ने कहा इसके तहत हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में क्रेडिट की व्यवस्था करेंगे, ऋण की व्यवस्था करेंगे, क्रेडिट की व्यवस्था करेंगे। ये सब काम करना सरकार ने शुरू किया। ठीक, 2024 तक चली है। उसके बाद 2024 में ही, पिछले ही वर्ष, पिछले ही बजट में सरकार ने 2 स्कीम और लेकर के आई। सरकार ने कहा, आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने बताया था पीएलआई योजना, उसमें हमने फूड प्रोसेसिंग का भी जिक्र किया था। 2024 में सरकार ने कहा, अगली बात कहा कि हम खाद्य प्रसंस्करण में, अब पीएलआई योजना आपको मैं विस्तार से बता चुका हूं पिछले वीडियो में, उद्योग वाले में। तो जिन लोगों ने न देखा होगा एक बार उद्योग वाला वीडियो जरूर देखिए, क्रम से हमने बताया हुआ है। तो सरकार ने कहा कि हम खाद्य प्रसंस्करण में पीएलआई योजना लेकर आ रहे हैं। इस पर जिक्र हुआ है। सरकार ने कहा हम खाद्य प्रसंस्करण में पीएलआई योजना लेकर के आ रहे हैं। इसके साथ साथ सरकार ने पिछले ही बजट में एक स्कीम की घोषणा की थी जिसको कहा गया पीएम फार्मलाइजेशन। पीएम फार्मलाइजेशन, पीएम फार्मलाइजेशन, जिसे कहा गया पीएम फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग फूड इंटरप्राइजेज।
सरकार ये स्कीम लेकर आई। सरकार ने कहा है कि हमारे जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं वो अपनी वस्तुओं का ब्रांडिंग और मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। मान लो कोई यूनिट है वो एलोवेरा का जूस बना रही है, तो बढ़िया से उसकी ब्रांडिंग करे, मार्केटिंग करे, खूब प्रचार करे कि एलोवेरा पीजिए, स्किन दमकती नजर आएगी, लीवर साफ हो जाएगा, बाल बढ़ेगा, हेयर फॉल, बाल झड़ने की अचूक दवा एलोवेरा जूस। कोई कंपनी आंवला जूस बना रही है लेकिन वो प्रचार प्रसार ही नहीं कर पा रही है। सरकार ने कहा इसलिए उसका मार्केट में प्रोडक्ट बिक नहीं पा रहा है। तो सरकार ने कहा कि ये काम करते हैं। सरकार ने कहा दो कामों के लिए, किसी भी कंपनी को अगर दो चीजों की जरूरत है, अपना उत्पाद बना रही है और इसके साथ अगर वो अपने उत्पाद की ब्रांडिंग करना चाहती है, ठीक, यानी प्रचार प्रसार करना चाहती है, और साथ साथ अपने उत्पाद की मार्केटिंग करना चाहती है। क्या करना चाहती है? मार्केटिंग करना चाहती है। तो कोई कंपनी अगर अपने उत्पाद की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करना चाहती है तो इसके लिए हम उसको अलग से, सरकार कह रही है, ऋण देंगे। क्या देंगे? ऋण देंगे। सरकार कह रही है इसके लिए हम उसको अलग से ऋण देंगे। तो इतनी बातें कही गई। ये अभी हाल की करंट की योजना है। अब आगे फूड प्रोसेसिंग में अगले बजट में क्या आएगा, अगर कुछ आएगा तो उसे ऐड कीजिएगा। अब अगले बजट में क्या आएगा मैं क्या जानूं, ठीक ना। तो अभी पिछले साल जो नया हुआ है वो यही हुआ है कि फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी एक पीएलआई योजना लाई गई और दूसरा ये स्कीम लाई गई। ये तो रही सरकार के प्रयास। अगर इस फूड प्रोसेसिंग के प्रॉफिट की बात की जाए, फायदा क्या है? फायदा क्या है? तो फायदा तीनों के हित में है। एक हित है किसान का, एक है किसान, दूसरा हित है उपभोक्ता, उपभोक्ता, और तीसरा है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। ठीक, किसान के लिए लाभ ही लाभ है, क्योंकि इससे उसके उत्पादों की डिमांड बढ़ती है और उसकी सीधे आय बढ़ती है। तो किसान की इससे क्या बढ़ेगी? आय बढ़ेगी। भाई मान लीजिए ढेर सारी कंपनियां अगर मिर्च का अचार ही बना रही हैं तो मिर्च उगाने वाले किसानों की इनकम बढ़ जाएगी। गाजर के जूस बना करके पैकिंग कर रहे हैं तो गाजर का उत्पादन करने वाले इस सीजन में किसानों की आय बढ़ जाएगी। उपभोक्ता को बाजार में विविध प्रकार की खाद्य वस्तुएं प्राप्त होंगी, विविध प्रकार की खाद्य वस्तुएं प्राप्त होंगी, खाद्य वस्तुएं प्राप्त होंगी। यह उपभोक्ता का फायदा है। और इकोनॉमी में, ठीक, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। इकोनॉमी में क्या बढ़ेगा? रोजगार बढ़ेगा। ये इसके फायदे हैं। अब बात करते हैं इसके चुनौतियों की। आखिर हिंदुस्तान फूड प्रोसेसिंग में किन किन चुनौतियों का सामना कर रहा है? बात करते हैं इसके चुनौतियों की। बात करते हैं इसके चुनौतियों की। ठीक, बात करते हैं इसके चुनौतियों की। चुनौतियां ये है, चुनौतियां क्या है? चुनौतियां ये है कि दो तीन चीजें हैं। एक चुनौती तो ये है कि जितनी हमें इंफ्रा की जरूरत है उतना नहीं बन पाया, यानी पर्याप्त इंफ्रा नहीं, पर्याप्त इंफ्रा नहीं। फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को क्रेडिट की, ऋण की कमी का सामना करना पड़ रहा है, ऋण की कमी। और तीसरा है, याद रखिएगा, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एफएसएसएआई को जितना काम करना चाहिए वो कर नहीं पाई। बाजार में मिलावटी खाद्य पदार्थों की खबरें बहुत आई। मिलावटी खाद्य पदार्थ, मिलावटी खाद्य पदार्थ,
इन खबरों ने क्या किया, इन मिलावटी खाद्य पदार्थ की खबरों ने क्या किया, उपभोक्ता के एक बड़े वर्ग को, आप लोग देखते होंगे, लोग कहते हैं बाजार का नहीं खाना चाहिए, होटल का नहीं खाना चाहिए, रेस्टोरेंट का नहीं खाना चाहिए, ये सब्जियां रंगी हुई सब्जी आ रही हैं, ठीक, केमिकल डाल डाल करके सड़ी हुई सब्जियों को लंबे समय तक हरा भरा बनाया जा रहा है। इन मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ, ठीक, उपभोक्ता में बड़ा रोष है, आक्रोश है, एक वर्ग इनके खिलाफ खड़ा हो चुका है और यह अर्थव्यवस्था में इनकी बड़ी भूमिका में बहुत बड़ा बाधक बनता जा रहा है और भविष्य में बहुत बाधक बनेगा। इसलिए सरकार को इन चुनौतियों को दूर करने के लिए एफएसएसएआई को कठोर करना होगा, कड़े प्रावधान लाने होंगे। सरकार को स्पेशल, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के साथ साथ मानव स्वास्थ्य का मामला है, एक स्पेशल विंग बनानी होगी हेल्थ विभाग के अंतर्गत, जो कागज पर नहीं एक्चुअल में धरातल पर काम करे। बाजार में बिकने वाली हर खाद्य पदार्थों का नमूना लिया जाए, उनकी टेस्टिंग किया जाए, क्योंकि किसी भी कीमत पर किसी को भी हम अपने नागरिक के स्वास्थ्य से खिलवाड़ की छूट नहीं दे सकते। समझ में आ गई बात? किसी को भी नहीं दे सकते। तो ये है फूड प्रोसेसिंग। बहुत सुगठित रूप से हमने बताया, प्रीलिम्स आ रहा है, इतना ही चाहिए और इतना ही मेंस के लिए भी चाहिए, बाकी तो किस्से कहानियां हैं, बाकी तो किस्से कहानियां हैं। अब चलिए फूड प्रोसेसिंग से थोड़ा हम आपको ले चलते हैं एमएसएमई की ओर। एमएसएमई इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। एमएसएमई का मतलब होता है, ठीक, यह है एमएसएमई। इस एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो, एम से माइक्रो, दूसरे से होता है स्मॉल, तीसरे से होता है मीडियम और चौथा शब्द है इंटरप्राइजेज। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम कहा जाता है। एमएसएमई मतलब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम। क्या है एमएसएमई? तो कहते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है। इसको परिभाषित किया गया है और परिभाषित किया गया है पूंजी सीमा के आधार पर और टर्नओवर की सीमा के आधार पर। कहा गया है कि सूक्ष्म के अंतर्गत अर्थात माइक्रो के अंतर्गत वो उद्यम आएंगे जिनमें निवेश यानी पूंजी लगती हो 1 करोड़ तक की और 1 साल का टर्नओवर हो 5 करोड़ तक का। ठीक उसी प्रकार कहा जाता है स्मॉल इंटरप्राइजेज वो है जिसमें पूंजी लगती हो 10 करोड़ तक की और टर्नओवर हो 50 करोड़ तक का। मीडियम इंटरप्राइजेज वे इंटरप्राइजेज हैं जिसमें पूंजी लगती हो 50 करोड़ तक की और टर्नओवर है 250 करोड़ तक का। तो पूंजी और टर्नओवर के आधार पर, ठीक, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज को बांटा जाता है। आर्थिक समीक्षा ने एमएसएमई पर बात कही गई है। भारत सरकार की जो रिपोर्ट है, इकोनॉमिक सर्वे जो है, उसमें एमएसएमई पर बात कही गई है। जितनी बातें कही गई है मैं बता रहा हूं, ये सारी बातें भारत सरकार ने कहा है। भारत सरकार एक आंकड़ा देती है और भारत सरकार कहती है कि अगर हम अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका की बात करें तो 2 आंकड़े अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका को स्पष्ट कर देते। पहला ये कि विनिर्माण क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 35.4% की हिस्सेदारी है और वो भी किसमें? निर्यात में। यानी भारत में जो विनिर्मित वस्तुएं बनती है, जितनी वस्तुओं का निर्यात होता है उसमें 35.4% की हिस्सेदारी, सॉरी, विनिर्माण में 35.4% की हिस्सेदारी है। यानी जितनी वस्तुएं बनती हैं उनमें 35.4% वस्तुएं एमएसएमई से होती हैं। और वहीं अगर हम निर्यात की बात करें तो निर्यात में 45.7% की वर्तमान में हिस्सेदारी है।
यह दोनों आंकड़े स्पष्टतः एमएसएमई की भूमिका को उजागर करते हैं। अब देखते हैं, अभी सरकार, वर्तमान में सरकार, हम अभी की बात करेंगे, ठीक ना, क्योंकि हम प्रीलिम्स आ रहा है तो उसमें करंट से ही इन सब से क्वेश्चन बनते हैं। एमएसएमई के लिए क्या क्या पहल कर रही है? तो अभी सरकार एमएसएमई के लिए कई पहल कर रही है। जैसे उसने एमएसएमई के लिए एक शुरू किया है उद्यम पंजीकरण पोर्टल, ठीक। यह एक पोर्टल है। इस पोर्टल की शुरुआत 2020 में हुई। कोई भी नया एमएसएमई खोलना चाहता है तो वह इस पोर्टल पर जाएगा, अपना पंजीकरण कराएगा, उसे एक यूनिक नंबर दे दिया जाएगा, वही यूनिक नंबर उसकी पहचान हो जाएगी। कोई पुराना एमएसएमई भी है तो इस पोर्टल पर जाएगा, अपने डॉक्यूमेंट देगा, एक यूनिक नंबर दे दिया जाएगा, वह यूनिक नंबर, वह विशिष्ट संख्या है, उसकी पहचान हो जाएगी। अब जो ये विशिष्ट पहचान संख्या दे दी जाती है, इससे क्या होता क्या है कि अब वह एमएसएमई कहीं भी जाएगा, बैंक लोन लेने जा रहा है तो उसे सब कागज पत्तर दुनिया भर का तामझाम नहीं देना है, सिर्फ वो नंबर दे देना है। इसका मतलब भारत सरकार ने इसके डॉक्यूमेंट को सत्यापित कर लिया है। वह किसी भी सरकारी योजना का लाभ उसे उस यूनिक नंबर के आधार पर मिल जाएगा। बैंक से ऋण उस यूनिक नंबर के आधार पर मिल जाएगा। बैंक लोन उसे उस यूनिक नंबर के आधार पर मिल जाएगा। बैंकों से जो पीएसएल के तहत जो लोन प्राप्त होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत जो लोन प्राप्त होता है, वह भी इसी यूनिक नंबर के आधार पर मिल जाएगा। साथ साथ एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए 3 पोर्टल सरकार ने भी हाल में शुरू किए हैं। एक का नाम है समाधान पोर्टल, दूसरे का नाम है संबंध पोर्टल, तीसरे का नाम है चैंपियन पोर्टल। ये तीनों पोर्टल एमएसएमई से जुड़ी जो 2-3 समस्याएं हैं, जैसी एक समस्या है भुगतान में देरी होती है, सरकारी विभाग एमएसएमई से खरीदते हैं, पैसा ही नहीं समय से देते हैं। साथ साथ इनकी खरीद पर निगरानी रखी जाती है, खरीदों में हेरफेर न हो। इसके अलावा जो एमएसएमई की शिकायतें होती हैं, उन शिकायतों का त्वरित समाधान जरूरी है। इसलिए सरकार ने भुगतान में देरी, खरीद निगरानी और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए समाधान पोर्टल, संबंध पोर्टल और चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की। इसके साथ साथ 2023 में लाई गई पीएम विश्वकर्मा योजना, यह एमएसएमई के लिए लाई गई। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। जो 2023 में पीएम विश्वकर्मा योजना लाई गई, वस्तुतः यह योजना कलाकारों और शिल्पकारों में क्षमताओं के उदय के लिए लाई गई। कलाकार और शिल्पकार में क्षमताएं हैं। कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई तांबे का काम कर रहा है, कोई पीतल का काम कर रहा है, कोई मिट्टी का काम कर रहा है, प्लास्टिक का क्षमताएं हैं। थोड़ा सा इनको स्किल कर दिया जाए तो इनकी क्षमता क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। और जब इनकी क्षमता बढ़ जाए तो थोड़ा सा इनसे लोन दे दो, इनको पैसा दे दो, कहो लो जाओ भाई, अब बढ़िया बढ़िया बनाओ, बढ़िया बढ़िया बेचो। तो वस्तुतः इसी कॉन्सेप्ट पर है पीएम विश्वकर्मा योजना। इसके तहत कलाकारों को और शिल्पकारों की वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करना होता है। कैसे सुधार करेंगे? तो जो लोग इस योजना में शामिल होते हैं उन्हें 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। पहले से तो लोग ट्रेंड है ही है, थोड़ा 5 दिन का प्रशिक्षण दे दिया जाता है। और जब वो प्रशिक्षित हो जाते हैं तो उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाता है। उस प्रमाण पत्र के आधार पर ये लोग बैंक से कोलेटरल फ्री लोन ले सकते हैं, अर्थात बैंक में बिना कुछ गिरवी रखे ही कर्ज ले सकते हैं। कोलेटरल फ्री लोन का मतलब होता है बैंक से लोन ले रहे हैं लेकिन कुछ भी गिरवी नहीं रख रहे हैं। तो यह है पीएम विश्वकर्मा योजना। इसी के साथ साथ एमएसएमई के लिए सरकार एक योजना लेकर के आई है जिसे स्फूर्ति योजना कहा गया है। इस स्फूर्ति योजना में क्या किया जा रहा है कि जो पारंपरिक शिल्पकार है उनको संघ में संगठित किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप मुरादाबाद में जाएंगे, हर घर में पीतल का बर्तन बन रहा है, वो बना रहा है, वो बना रहा है, वो बना रहा है। अगर इन सबको मिला के एक संघ बना दिया जाए और सबसे कहा जाए कि आप अपना अपना सामान बना के ले आओ और इस सामान को एक यूनिट स्थापित की जाए और वो यूनिट इन सामानों को बृहद स्तर पर ले जाकर के दूर दूर के शहरों में बेचे। भाई अकेले तो व्यापारी नहीं ले जा रहा है, तो पूरे भारत में इनके पीतल के बर्तन जाएंगे तो इनका व्यापार बढ़ेगा, है कि नहीं? आप गंगानगर जिले में जाओ तो हर घर में मिट्टी की मूर्तियां बन रही है, लेकिन वहां मिट्टी की मूर्तियां बहुत सस्ती हैं। अब एक कलाकार
सप्ताह में 4 मूर्तियां बढ़िया बना दे भी दे रहा है, तो कलकत्ता बेचने नहीं जाएगा, मुंबई बेचने नहीं जाएगा। लेकिन उन्हीं सभी गांव के कलाकारों को इकट्ठा करके सबका एक ज्वाइंट उद्यम बना दिया जाए, तो ट्रक बुक करेंगे, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता तक ले जा करके बेचेंगे, इनकम बढ़ेगी। तो इस स्फूर्ति योजना में यही कहा जा रहा है कि पारंपरिक शिल्पकारों को संघ में संगठित किया जा रहा है, विनिर्माण उद्यम की स्थापना में मदद दी जा रही है। ये स्फूर्ति योजना लाई गई। इसी के साथ साथ एक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी लाया गया है, और जिसके तहत जितनी भी जो हमारी एमएसएमई है उसको सब्सिडी युक्त ऋण दिया जाता है, अर्थात सस्ता ऋण दिया जाता है, मतलब ब्याज दरें बहुत सस्ती होगी। इसके अलावा एमएसएमई के लिए लाई गई है एक ऋण गारंटी योजना। एमएसएमई के लाई गई है एक ऋण गारंटी योजना। इस ऋण गारंटी योजना में सरकार कह रही है, इस ऋण गारंटी योजना में सरकार कह रही है कि हमारा कोई एमएसएमई है, अगर वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है और उसे 5 करोड़ तक का लोन की जरूरत है, तो 5 करोड़ तक का हम उसे कोलेट्रल फ्री लोन देंगे, यानी उससे कोई भी घर, जमीन, मकान, दुकान कुछ भी गिरवी नहीं रखवाएंगे, उसे 5 करोड़ तक का लोन हम दे देंगे। तो ये सब पहल है जो एमएसएमई के लिए की जा रही है, और यही सब नई पहल है, पुरानी मैंने नहीं बताया है। 2020 से लेकर के 2025 तक के बीच जो पहल है वो बताया। क्यों? यूपीएससी में पुराना नहीं पूछा जाता है। और हमारे बच्चे हमसे इतना स्नेह कहते हैं हमारे गुरुजी की क्लास कंटेंट में, समझाने में सबसे बेहतर होती है। तो मैं आपको 2008-7 का बना करके धोखा नहीं दे सकता। तो 2020 से 2025 तक के लिए जो स्कीम है वो यही है, ठीक। और याद रखिएगा, बहुत शार्ट में मैंने फूड प्रोसेसिंग और एमएसएमई बताया, और मैं ये चुनौती दे रहा हूं, ये आपसे वचन दे रहा हूं, अगर फूड प्रोसेसिंग और एमएसएमई से इस प्री में सवाल आया तो इन्हीं में से आएगा, इसके बाहर और नहीं आएगा। जितनी नई चीजें थी बता डाला हमने। ये सब पहल की जा रही है एमएसएमई के लिए। अब देखते हैं भाई चुनौतियां क्या है। तो एमएसएमई की भी चुनौतियां हैं कि ऋण की उपलब्धता का अभाव है। सरकार कितनों ऋण दे रही, लेकिन जितनी जरूरत है जरूरत से बहुत कम है। साथ साथ कोविड के काल में कई एमएसएमई का एनपीए हो गया था, ठीक। एमएसएमई के पास भंडारण की यानी पर्याप्त गोदाम नहीं है, डिजाइनिंग की, पैकेजिंग की बहुत बढ़िया पैकिंग नहीं हो पा रही है, तथा उत्पाद प्रदर्शन यानी मार्केटिंग की, ब्रांडिंग की समस्याएं हैं। हमारी एमएसएमई की वैश्विक बाजारों तक पहुंच की कमी है। भारत में छोटे छोटे गुड्डे, गुड़िया, खिलौने, मिट्टी के बर्तन, पीतल के बर्तन, पत्थर की मूर्तियां, दर्री, चटाई, कालीन, ये विश्व बाजारों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। पहुंचा दिया जाए लंदन के बाजारों में तो खूब बिकेगा, लेकिन हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो विश्व बाजारों तक पहुंच की कमी है। सरकारी विभाग जो खरीदारी करते हैं पेमेंट लेट से करते हैं, भुगतान में देरी की है। और एक समस्या तकनीकी की भी है। जितनी एडवांस तकनीकी चाइना इत्यादि के एमएसएमई के पास है, हमारे पास नहीं है। तो यही सब समस्याएं हैं और यही सब समाधान के प्रयास हैं। ये जो प्रयास हैं ये सब यही समाधान के प्रयास हैं। प्रयास क्या क्या है कि उद्यम पंजीकरण पोर्टल है, ठीक, समाधान संबंध पोर्टल, चैंपियन पोर्टल है, पीएम विश्वकर्मा है, ठीक, पारंपरिक शिल्पकारों संघ में संगठित की स्फूर्ति योजना है। तो यही सब चीजें हैं, एकदम करेंट वाला बताया। तो दोस्तों आज की कहानी इतनी ही। फूड प्रोसेसिंग और एमएसएमई ही हमारा टॉपिक था। हमने प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए कंसोलाइड कर दिया। यकीन मानिए आपके बहुत काम आएगा। सवाल आएगा इस टॉपिक से, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। आना ना आना तो एग्जामिनर का काम, आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो पढ़िएगा और हमें बताइएगा, हम इंतजार करते हैं आपका। और अगले वीक अगला टॉपिक लेके फिर से आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।